हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हेलो नायरा जी, हेलो वैष्णवी, हेलो प्रियंका, हेलो आकांक्षा, संजना, बुशरा जी, हेलो, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है, पढ़ने में एकदम व्यस्त है। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। सभी उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया हैं, एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है। ओके, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। हेलो प्रियंका जी, हेलो आकांक्षा, हेलो राहुल, हेलो 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 पूजा जी, हेलो आयुष, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बेटा आज सुबह वाली आपने क्लास देखी थी हाइड्रोकार्बन वाली, जिसमें मैंने एल्केन बनाने के मेथड बताए थे। ठीक है, तो वो एल्केन बनाने वाले मेथड आपके शायद काम आए। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अच्छे से स्वागत है। ठीक, ओके। हैप्पी बर्थडे बेटा संदीप कुमार। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो महेंद्र, हेलो राहुल जी, हेलो रेशम, हेलो नेहा, आशु, आदित्य। वेरी गुड। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, कोई बात नहीं बेटा प्रशांत। ओके, जिन्होंने नहीं देखी है देख लेना। ठीक है, आई होप आपके काम आ जाएगी कहीं भी वो। ओके, तो आज हम बात करेंगे भाई यहाँ पर, आज हम बात करेंगे यहाँ पर हेलो एल्केनो के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। हेलो एल्केनो के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। हेलो एल्केनो के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया डॉक्टर शिव। हेलो एल्केन के लेक्चर नंबर 6 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सारी बातों को बढ़िया से समझने वाले हैं। उससे पहले आगे बढ़े, कुछ बातें और देख लेते हैं आज के लेक्चर में। अच्छा, भौतिक गुण हमारे कंप्लीट हो ही गए। अब हम देख रहे थे रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म हम देख रहे थे। तो बेटा देखो ध्यान से आगे बढ़े। उससे पहले एक खास बात मैं आपको बता दूं। सर, हेलो एल्केन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस कहां से लगाएं? हमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। ओके, देखो बहुत सारे बच्चों ने मुझे यहां पर बहुत सी बार ये पूछा, बेटा अपनी क्लास टाइम पे स्टार्ट हुई है 4 बजे। ठीक है, ओके, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से ये पूछा कि सर हम क्वेश्चंस कहां से लगाएं, इस चैप्टर के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? सर हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है हेलो एल्केन कहां मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा। तो जरा देखो ध्यान से, मैं आपको ये बता दूं कि आप अपनी जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाली एक्सरसाइज है ना बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म वाली एक्सरसाइज है, शायद हाँ इसी पे खुली हुई होगी। हाँ, रिएक्शन एक मैकेनिज्म वाली एक्सरसाइज है जो आपके पास मॉड्यूल क्लास 11 फाइनल पार्ट 2 है। उस फाइनल पार्ट 2 के अंदर ही आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो मैं बताता हूं। जीओसी, ओके, एक मिनट आप होल्ड करेगा, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो ध्यान से, मॉड्यूल के क्वेश्चन समझ में नहीं आते रिएक्शन के, बेटा जो जो पढ़ा हुआ है वही लगाओ, सब कुछ नहीं लगाने हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इसमें आप एल्कीन के ऊपर HX के योग वाली अभिक्रिया लगा सकते हो, सब कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे कि यहां पर बहुत सारी अभिक्रियाएं जो अभी हमने नहीं पढ़ी है, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे या आने वाले अपकमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। अरे यार यहां पे देखो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन SN1 SN2, तो उसके सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो आप। ठीक है, एक्सरसाइज 1। अब जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर, ठीक है, जैसे कि ये तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, और अभी अपनी वाली अभिक्रियाएं देखो कहां आएगी। नाभिक स्नेही योगात्मक, अभी इसको रहने दो, ये कार्बोनिल यौगिक में आएगी। ठीक है, प्रतिस्थापन वाली अभिक्रिया मिल जाए बस एक बार। योगात्मक अभिक्रिया, अब ये प्रतिस्थापन वाली अभिक्रिया। ठीक है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी हुई है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मीथेन के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण के दौरान क्या होता है, सारी चीजें आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। फिर इसके बाद फिर मैं साथ के साथ तो करवा ही रहा हूं आपको चैप्टर बाय चैप्टर, लेकिन आपको अलग से यहां पे देखना है, सारी चीजें कर सकते हो। इसके अलावा देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इसको रहने देना अभी क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, अरे पेज नंबर 317 के आसपास,
पेज नंबर 317 के आसपास पल्लवी जी, ठीक है। तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया, इसमें देखो SN1 SN2 के लिए कौन क्रियाशील है, वो सारी चीजें आप यहां देख सकते हो। फिर इसके 140 के बाद से आप ये देखो SN2 के ऊपर ये क्षारीय सामर्थ्य वाला नाभिक स्नेहिता का क्रम, निष्कासित समूह का क्रम, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम, नाभिक स्नेहिता का क्रम, SN2 के लिए दर, SN1 के लिए दर, यहां पर होफमैन एल्कीन, अभी इसको रहने देना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए गए यहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहां पर आप इनको देख सकते हो। फिर इसके अलावा यहां पर विवरिम समाविवी कौन सा बनाएगा, इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी कोर्स में तो मैं करवा ही रहा हूं, लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो इनमें आपको मिल जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेटा जो जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उनके लगा सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक। अब आगे हाँ जी। और फिर जब अपन इस चैप्टर की ऑलमोस्ट थ्योरी कंप्लीट कर चुके होंगे, मैं अभी आपको उनके लिए बोल ही नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि हाँ हमें बता दो ताकि हम लगा लें, तो आप वहां से लगा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आप इसमें और सारी चीजें पढ़ लोगे। अभी कुछ टॉपिक आपने, अभी तो ऑर्गेनिक हमारी स्टार्ट हुई एक्चुअल, ठीक है, तो अभी आपने बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ी नहीं है, तो फिर आप पहले ही क्वेश्चन में अटक जाओगे या दूसरे क्वेश्चन में अटक जाओगे, या आने वाले कुछ क्वेश्चन में सर अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, थोड़ा पढ़ा हुआ है, अभी बचा हुआ है, तो फिर आप पूरे क्वेश्चन सही तरीके से नहीं लगा पाओगे। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो लगा सकता है। अभी हमने स्टार्ट ही अब किया है बेटा ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन जितने ही बना सकते हैं सब चीजें क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी। अरे टेस्ट के बारे में, अरे इस संडे को तुम्हारा टेस्ट नहीं है, आने वाले से बेटा होमवर्क दिया है, सत्यम देख, ठीक है, ओके। तो टेस्ट सिलेबस में जीओसी है और आपका हेलो एल्केन है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, ये दो चैप्टर, ठीक है। हाँ जी, जीओसी वाला और हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला चैप्टर है, ये टेस्ट में आएंगे। खुश, ये दो चैप्टर है बेटा, उनको आप देखना, बढ़िया से क्लियर करना, ओके बेटा। क्लास चल रही है, महक जी क्लास चल रही है बेटा, टाइम पर हो जाएगा तंजिल सिलेबस, ठीक है, ओके। एक बार मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा आपके कमेंट्स को थोड़ा सा अपन यहां पर शांति देते हैं, विराम देते हैं और आगे क्लास को समझते हैं। हाँ जी, एक बार थोड़ा सा फ्लो बनाते हैं, सारी बातें मैं समझाता हूं, 1 बाय 1 हर एक बात क्लियर होगी, सारी बातों को आप बढ़िया समझ पाएंगे, क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। एक बार वहां देखोगे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। अब जो उस मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस है ना बेटा, जैसे कि पहले अपन ने जीओसी देखा, तो जीओसी में उसमें लिखा हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1, तो उसमें जीओसी क्वेश्चन है। और रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2, उसमें क्या है, आपके जितनी भी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया में जितनी भी योगात्मक होती है, प्रतिस्थापन में जितनी प्रतिस्थापन है, विलोपन में जितनी विलोपन होती है, वो सारी अभिक्रियाएं उसमें। तो इस चैप्टर में हमारी कौन सी अभिक्रिया काम आ रही है वो आपको वहां से देखनी, और उनके क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है। जो जो अभिक्रिया हम यहां पढ़ रहे हैं उनके कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेंगे, ये मैं बता रहा हूं, तो आप उनको लगा सकते हो बढ़िया से। और एक बार जब हम इनको पढ़ लेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, इसमें ऐसे करना था, ये करना था, तो उनके लिए परेशान मत हो। अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आते हैं इस चैप्टर में, तो आपका जो टेस्ट है भैया जीओसी और एल्किल हैलाइड वाला ये चैप्टर आएगा, ठीक, जो अपकमिंग संडे होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर कुछ क्वेश्चन हम यहां पर एज अ प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो एल्किल हैलाइड निम्न के अलावा सभी से बनाया जा सकता है। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिससे हम एल्किल हैलाइड नहीं बना सकते डायरेक्ट? हाँ जी बताओ, एल्कोहल की अभिक्रिया बताओ, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो हम नहीं कर सकते डायरेक्ट? जो हमने पढ़ा हुआ है वहां से सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे और सारी बातों को धीरे धीरे सीखते जाएंगे, वरना अभी हमने कुछ टॉपिक नहीं पढ़े और हम उसका क्वेश्चन लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 अभिक्रियाएं दे रखी है। आपको बोला गया है एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन से नहीं बनता है, तो यहां पर एल्कोहल की HCl और ZnCl2 के साथ अभिक्रिया करवा के बनाया जा सकता है।
एल्कोहल की अभिक्रिया जिंक प्लस सांद्र HCl लेकर के बनाया जा सकता है। बहुत धीमा होगा लेकिन बनाया जा सकता है। ओके, एल्कीन के ऊपर HBr का योग करवाया जाए, प्रोपीन के ऊपर HBr का योग करवाया कर हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में करवा के बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया, ये एल्किन के ऊपर HX की अभिक्रिया, ये एल्कोहल की HX के साथ अभिक्रिया और एल्कोहल की NaCl के साथ अभिक्रिया, ये रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि बेटा ये वाला जो कंपाउंड है एल्कोहल, एल्कोहल के बारे में अगर मैं बात करूं तो एल्कोहल और यहां पर है NaCl, एल्कोहल और NaCl के बीच में रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, ये भी तो ध्यान में रखने वाली बात है कि ये अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा। NaCl एक लवण है, NaCl एक आयनिक यौगिक है। अब एल्कोहल के साथ जब आप अभिक्रिया करवाओगे तो एल्कोहल क्या करेगा, याद करो जीओसी में हमने साफ साफ पढ़ा था कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल को उसके लवण में से हटा सकता है, हाँ या ना। तो अब एल्कोहल एसिडिक गुण दर्शाता है तो वो क्या करेगा, H+ आयन त्यागेगा और इस लवण के साथ Na+ को लेने की कोशिश करेगा। देखो जरा C2H5O-, इसने H+ त्याग दिया और उसके स्थान पर Na+ आ गया। जीओसी में हमने ऐसे ही पढ़ा था। और साथ में क्या बन गया, यहां H और यहां से Cl, HCl बन गया। ये अभिक्रिया हुई भाई, इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो सबसे तीव्र अभिक्रिया कौन सी होती है, याद करो जब हमने रासायनिक बल गतिकी वाला चैप्टर पढ़ा था स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाएं गति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। एक होती अति तीव्र अभिक्रिया, वेरी फास्ट रिएक्शन, तो उसमें मैंने बताया था अम्ल क्षार अभिक्रिया बहुत ही तीव्र होती है, एसिडिक रिएक्शन बहुत ही तीव्र होती है। तो अगर कहीं पर ये हो सके पहले वो होगी। तो यहां पर इसके पास H+ आयन है तो यहां पर यह अभिक्रिया हो सकती है या नहीं हो सकती, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पहली बात तो यहां पर कोई एल्किल हैलाइड बना नहीं। दूसरी बात, यहां पर यह अभिक्रिया हो ही नहीं सकती क्योंकि एल्कोहल एक दुर्बल अम्ल है, HCl एक प्रबल अम्ल है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, वो ऑर्गेनिक एसिड है, ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। तो इस अभिक्रिया के जरिए आप कुछ बना ही नहीं सकते। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि भैया ये दोनों तो रिएक्शन करेंगे ही नहीं, ठीक है, ओके। बाकी ये वाली हमने पढ़ी हुई, ये वाली हमने पढ़ी हुई, ये वाली हमने नहीं पढ़ी हुई, वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक। तो ज्यादा कोई दिमाग ना लगाएं, सिंपल सा यहां पर आप देख सकते हो। डन। अब अगला क्वेश्चन, किसका क्वथनांक सर्वाधिक है, किसका क्वथनांक सर्वाधिक, जितने टॉपिक हमने पढ़े हुए उसके भी यहाँ पर ये क्वेश्चन, किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो क्वथनांक भाई एल्किल हैलाइडों में अणुभार के समानुपाती होता है, समावयवी होते हैं तो फिर उसमें देख लेते हैं डिग्री के आधार पर। तो यहां पे देखो एथिल आयोडाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल आयोडाइड और यहां पर ये मेथिल ब्रोमाइड। तो सिंपल सी बात है पहले वाला ज्यादा है क्योंकि इसका अणुभार ज्यादा है, ठीक है, अणुभार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगला क्वेश्चन जो कि आपके एम्स 2016 में आया था, जो मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। इस क्वेश्चन के अंदर क्वथनांक का बढ़ता क्रम बताना है, ठीक है। तो ये 3 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला है और ये 1 डिग्री वाला है। तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। क्लास में करवाया हुआ है क्योंकि तीनों समावयवी है। समावयवता वाले समावयवियों में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट शाखाओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस साइड चेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें जितनी ज्यादा शाखाएं होगी उसका उतना कम हो जाएगा। तो एकदम 3rd, 2nd, 1st, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd, 2nd, 1st, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मामला, ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न। अब इस वाले प्रश्न को आपको ढंग से समझना है, क्या बोला गया है, क्या बताना है। क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड दे रखा है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, इसका क्लोरीनीकरण करवा रखा है, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। हेलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन वालों का होता था। समझना मेरी बात को, क्वेश्चन को देखो और फिर समझो। यार ये मेरे पास कंपाउंड है,
इसमें डबल बॉन्ड भी है, हमने डबल बॉन्ड तोड़ के भी ClCl जोड़े हैं, हाँ या ना, लेकिन नॉर्मल केस। लेकिन अगर सनलाइट दे दी जाती है तो फिर वहां पर हेलोजनीकरण होता है, लेकिन एल्केन वालों समूहों का होता है, sp3 कार्बन वालों का होता है। तो यहां पर ये क्या है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां पर क्या होगा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होगा। ओके, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन में क्या बनता था, मुक्त मूलक बनता था, और वो उस कार्बन से हाइड्रोजन हटाता था जो एक स्टेबल मुक्त मूलक बनाए। और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन में 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। तो अब यहां पे जरा आप देख करके और समझ करके मेरे को बताओ कौन सा कंपाउंड बन सकता है। पढ़ा हुआ है लेकिन हमें याद आना जरूरी है। तो देखो ध्यान से, पहली बात तो यहां पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होगा तो एल्कीन वाले डबल बॉन्ड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो जैसे के जैसे वैसे के वैसे ही रहेंगे। ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से, कहां पर मुक्त मूलक बना है जो ज्यादा स्टेबल हो। देखो डबल बॉन्ड के जस्ट अगले वाले कार्बन पे Cl जुड़ा है, अगर यहां मुक्त मूलक बन जाता तो पहली बात तो ये 3 डिग्री भी है और डबल बॉन्ड के संयुग्मन में भी। इसको मुक्त मूलक को मान लो डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, अनुनाद है, इस दोनों स्टेबिलिटी आ रही है। यहां पे Cl जोड़ा, यहां पे डॉट आया, ये अगर Cl ना होता 2 डिग्री होता, ये 2 डिग्री होता। अनुनाद यहां भी है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, लेकिन डिग्री कम हो गई। यहां पर Cl बिल्कुल बाहर है, 1 डिग्री वाले कार्बन पर है, कोई मतलब नहीं है। यहां पर ठीक है, यहां पे मुक्त मूलक आ जाएगा लेकिन फिर वही 3 डिग्री नहीं है। यहां पर अनुनाद भी है और डिग्री भी है, तो इसका मतलब इसके बनने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन 3 डिग्री और रेजोनेंस फैक्टर लग रहा है, तो दोनों से फर्स्ट वाले मध्यवर्ती की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन, और उसी से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। डन, डनाडन डन, क्लियर हो गया बेटा? ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, HX के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा एल्कोहल जब HX के साथ क्रिया करता है SN1 क्रियाविधि दर्शाता है। ओके, और SN1 में क्या देखते हैं, कार्ब धनायन, क्योंकि उसमें कार्ब धनायन बनता है। तो कहां से OH निकले और एक स्टेबल कार्ब धनायन बनाएगा, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। यही कॉन्सेप्ट था कि भाई OH समूह निकलेगा, स्टेबल कार्ब धनायन जो बनाएगा वो जल्दी भी क्रिया करेगा। SN1 में तो यही होता था। अब OH निकालो, जहां स्टेबल कार्ब धनायन बन रहा है वो पहले क्रिया करेगा। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, अनुनाद, फिर अतिसंयुग्मन, फिर आई प्रभाव, ठीक। ओके, तो अगर देखो ध्यान से, यहां से पहली बात, पहले वाले कंपाउंड में देखो, क्या पहला वाले कंपाउंड का OH निकल सकता है? तो यहां पे मैं बोलूंगा कि देखो इसके लोन पेयर देखो, डबल सिंगल लोन पेयर, क्या यहां पर अनुनाद हो रहा है? तो इसमें तो द्विबंध के लक्षण आ रहे हैं, द्विबंध के लक्षण आ रहे हैं बेटा। तो यहां पर इसका निकल पाना सबसे ही मुश्किल होगा, क्योंकि अनुनाद की वजह से ऑक्सीजन वलय के साथ अनुनाद दर्शा रहा है, तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के लक्षण आ रहे हैं। जबकि सेकंड वाले कंपाउंड में देखो डबल सिंगल सिंगल, कोई रेजोनेंस नहीं है, OH माइनस निकल सकता है। अच्छा, जब OH माइनस जाएगा तो इस कार्बन पे धनावेश बनाएगा यहां तो बन ही नहीं सकता। तो यहां देखो डबल सिंगल धनावेश, एलिल कार्ब धनायन बन रहा है, एलिल कार्ब धनायन बन रहा है। क्या बन रहा है? एलिल कार्ब धनायन बन रहा है, जो कि अनुनाद दर्शाता है, हम सबको पता है। यहां से जब OH माइनस निकलेगा 1 डिग्री कार्ब धनायन बनेगा, यहां से जब निकलेगा ये, ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्ब धनायन बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सेकंड वाले की, फिर फोर्थ वाले की, फिर थर्ड वाले की, फिर फर्स्ट वाले की रिएक्टिविटी। क्या ये समझ में आया? सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या सेकंड वाला होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ब धनायन बन रहा है जो अनुनाद दर्शा रहा है, और अनुनाद वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो एलिल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, तो सेकंड वाला फोर्थ गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 डिग्री कार्ब धनायन, 2 डिग्री मतलब सेकंड के बाद फोर्थ आ जाना चाहिए, सेकंड के बाद फोर्थ, फिर यहां से तो निकलना ही नहीं हो पाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आगे, लास्ट सबसे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट पे चलो, सब कुछ चीजें एकदम क्लियर होगी।
ओके देखो कार्ब धनायन है, कार्ब धनायन की डिग्री वैसे तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, लेकिन अगर अनुनाद दिया जाए तो उस फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अनुनाद तो रेजोनेंस तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला फैक्टर होता है। ठीक, डन हो गया क्वेश्चन, हो गया बेटा, डन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, नियोपेंटिल एल्कोहल, हमने क्या लिया, नियोपेंटिल एल्कोहल लिया, उसके अभिक्रिया सांद्र HCl प्लस ZnCl2 के साथ करवाई, उसमें क्या बनेगा? अच्छा क्वेश्चन है। नियोपेंटिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl प्लस ZnCl2 के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, इसको समझो, ये बता सकते हो आप क्या बनेगा? जो पढ़ा हुआ है उसको करोगे तो बढ़िया से बन जाएंगे, जो नहीं पढ़े हुए उनको करोगे तो फिर परेशानी होगी। ओके, अब नियोपेंटिल एल्कोहल, अब नियोपेंटिल क्या होता था, बहुत को यही नहीं पता, पिक्चर यही खत्म। ठीक है, नियोपेंटिल 5 कार्बन वाला नियो ग्रुप, क्या ये होता था? ओके, अब सांद्र HCl प्लस ZnCl2 ल्यूकास अभिकर्मक होता था। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों का काम था H प्लस को निकालना, अब ये क्या देगा, H प्लस आयन देगा, उसको कौन ग्रहण करेगा अणु का? भाई मैंने आपको क्रियाविधि बताई हुई है, क्रियाविधि अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा। भाई जो एल्कोहल होता है, अब सामने H प्लस आयन है तो अब इसको किसकी तरह व्यवहार करना पड़ेगा? भाई अम्ल अम्ल तो क्रिया करेगा नहीं, एक अम्ल है तो दूसरे को क्षार वगैरह कुछ दिखाना पड़ेगा। अब ये गरीब आदमी है तो अब ये इससे मांगेगा ना, उल्टा गरीब ये खुद इससे मांगने लग जाए तो क्या ही मतलब, ये गरीब है तो इसमें देने के गुण है कि नहीं है, इसके पास लोन पेयर है, ये दे सकता है। H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, इसका प्रोटोनीकरण होगा, फिर यहां से H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया, यहां पे कार्ब धनायन बनेगा। समझना मेरी बात को, क्या बन गया बच्चों, यहां पर कार्ब धनायन बन गया, ये बन गया, ये है यहां पर 1 डिग्री कार्ब धनायन। अच्छा, अगर ये कार्ब धनायन यहां आ जाए तो ज्यादा स्टेबल हो सकता है क्या? कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। अगर यह कार्ब धनायन यहां आ जाए तो ज्यादा स्टेबल हो सकता है क्या? हो सकता है। अब हाइड्रोजन तो है ही नहीं इसके पास, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर मेथिल को शिफ्ट करवा सकते हो आप, अगर केस संभव है तो मेथिल का शिफ्टिंग हो सकता है। ठीक है, ओके, इसलिए मैंने बोला कि हाँ ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर ये आपके पास बना 3 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्ब धनायन, 1 डिग्री कार्ब धनायन। कार्ब धनायन क्यों बना रहा हूं? क्योंकि एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ हो रही है तो यहां पर ये SN1 क्रियाविधि के अंतर्गत आता है, उसमें कार्ब धनायन बनता है और कार्ब धनायन में पुनर्विन्यास हो सकता है। समझ में आया? SN1 क्रियाविधि है, SN1 के अंदर कार्ब धनायन बनता है और कार्ब धनायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है। इस कार्बन पर धनावेश आ गया, लेकिन इसके अगले बगल वाले कार्बन पे क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर मेथिल की शिफ्टिंग करवा दो, जो मेथिल ग्रुप है उसकी शिफ्टिंग करवा दो, ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, ओके, तो अब यहां पर क्या होगा, ये CH3 माइनस की शिफ्ट होगी तो यहां पर होगा मिथाइल शिफ्ट, तो यहां पर बन जाएगा धनावेश, ये CH3 इस CH2 से क्या लग जाएगा, ये CH3 जाकर के वहां लग जाएगा, ये बन गया आपके पास 3 डिग्री कार्ब धनायन अधिक स्थायी, अधिक स्थायी। ओके, और फाइनली क्या जुड़ता था? एल्किल हैलाइड बनता था ना, जब एल्कोहल और ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते थे एल्कोहल बनता था, सॉरी एल्किल क्लोराइड बनता था। अब Cl माइनस आएगा, देन यहां पे अटैक करेगा। समझ आ रहा है बेटा? एकदम बेसिक तरीके से सीखो, सबको क्लियर करना है, हर एक बात को समझना है। ठीक है, जैसे ही Cl माइनस वहां अटैक करेगा फाइनली आपका कंपाउंड बन जाएगा। अब इसका नाम क्या लिखें सर, इसका नाम क्या लिखें हम? अच्छा चलो यहां पे हटा दिया मैंने, ये कौन सा समूह है? ये क्या एल्किल समूह है? 1 2 3 4 5 कार्बन वाला एल्किल समूह है ये।
5 कार्बन वाले एल्किल समूह को तो ब्यूटिल पेंटिल बोलते हैं। 5 कार्बन वाले एल्किल समूह को क्या बोलते हैं? पेंटिल बोलते हैं, पेंटिल बोलते हैं। जिसका ये जो कार्बन है, क्या ये कार्बन 3 डिग्री है? तो क्या नाम यहां पे अगर जैसे मैं Cl लगा दूंगा, क्या तृतीयक पेंटिल क्लोराइड बन जाएगा? क्या तृतीयक पेंटिल क्लोराइड बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 डिग्री पेंटिल क्लोराइड। क्लोराइड 3 डिग्री पेंटिल क्लोराइड बन जाएगा। क्या यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें आपको पता लगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, सांद्र एल्कोहल दे रखा है और यहां पर आपको ये दे रखा है ल्यूकस अभिकर्मक। तो आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए यार, ये SN1 अभिक्रिया है, कार्बोदनायन बनेगा, कार्बोदनायन बना, ठीक है, और रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट होने के बाद ये बन गया। और नाम भी पूछा उसका, सामान्य पूछा, आईयूपीएसी नहीं पूछा। आईयूपीएसी तो हम कर देते कि भैया 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, ये आईयूपीएसी नाम, लेकिन पूछा सामान्य नाम। अब दिमाग लगाना है, समझाया, सब रखा है, दिमाग लगाना है, तो फिर उस हिसाब से फिर कर पाओगे इस क्वेश्चन में। समझ में आया क्वेश्चन? समझ आया क्वेश्चन बेटा? क्लियर है? ओके, ठीक। अब अगला, SN1 के प्रथम पद में क्या होता है? कार्बोदनायन बनता है, इंग्लिश में कार्बोकेटाइन बोलते हैं। देखो हिंदी में कार्बोकेटाइन लिख के दे दिया उसने, कैसा ना लाएगा। अब हम कार्बोदनायन ही पढ़ते, कुछ बच्चे पता नहीं क्या लगाते ऑप्शन, ठीक है, ओके। SN1 के प्रति क्रियाशील कौन है? स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन, जो स्थायी मध्यवर्ती बनाएगा। हाँ जी, पहले वाले को देखेंगे तो यहां से Cl निकलने के बाद ये धनायन बनेगा। फर्स्ट वाले में SN1 में क्या देखते हैं हम? डिग्री, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सबसे लास्ट में मेथिल हैलाइड। और अगर अनुनाद वाला फैक्टर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो पहले वाले में ये बन जाएगा। दूसरे वाले में Cl निकल ही नहीं सकता। दूसरे वाले में अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर चलो ठीक है, दूसरे वाले में कहीं भी लगा दो बेंजीन के ऊपर Cl, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोरोबेंजीन ही है। तो अब यहां देखो, डबल सिंगल लोन पेयर, क्या संयुग्मन है? क्या द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे? ना तो ये SN1 देता है, ना SN2 देता है। बताया था मैंने कल कि कुछ एल्किल हैलाइड ऐसे होते हैं या कुछ हाइड्रोजन हेलोजन व्युत्पन्न ऐसे होते हैं जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते। ना तो SN1 देगा ये, ना SN2 देगा, क्योंकि अनुनाद में जा रहा है इसका लोन पेयर। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो देगा ही नहीं, सबसे कम क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील, ठीक, ओके। अब यहां पर अगला वाला देखो, Cl हटा के धनावेश बना लो। ये CH से जुड़ा हुआ है, Cl हटा दिया, यहां पे धनायन क्या बनेगा? CH धनायन CH, ये बन जाएगा। फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है? पैरा पे NO2 जुड़ा हुआ है, और फिर देखो ये बेंजीन है, पैरा पे NO2 जुड़ा हुआ है, Cl निकाल दो, CH2 पॉजिटिव बच जाएगा। अब आपके सामने GOC है, तो हम देख सकते हैं भैया कौन सा धनायन ज्यादा है। अच्छा, आपने यहां से निकाल भी दिया, चलो सर हमने तो निकाल दिया, यहां पे धनायन बना दिया गलती से, हमको तो नहीं मालूम था कि नहीं निकल रहा था, लेकिन हमने बना दिया। तो भाई साहब ये तो डबल बॉन्डेड है, ये सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, सबसे कम स्टेबल तो यही है ना, तो ये सबसे कम क्रियाशील होगा। अच्छा, यहां पे NO2 समूह -M प्रभाव दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, गरीब से पहले खींच रहा है भैया, ये तो देगा ही नहीं, ये बहुत कम देगा। ये अनुनाद द्वारा स्टेबल है, ये भी अनुनाद द्वारा स्टेबल है, लेकिन इसका प्लसाई प्रभाव, धनावेश के जस्ट बाद वाला कार्बन एल्फा कार्बन, 3 एल्फा हाइड्रोजन, इसमें अनुनाद भी है, रेजोनेंस भी है, प्लस अति संयुग्मन भी है, प्लस 3 एल्फा हाइड्रोजन भी है। तो क्या ज्यादा स्टेबिलिटी होगी बेटा? तो सर्वाधिक स्थायी होगा, सर्वाधिक स्थायी तो सबसे ज्यादा क्रियाशील। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? एक बार अब देख लो, क्लियर है बेटा? वेरी गुड। 3 वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील, क्रियाशीलता क्रम भी देख सकते हो आप, 3 फिर 2 फिर 4 फिर सबसे लास्ट में सेकंड है, 3 2 4 7। मेथिल की तरह और भी बदल सकता है क्या?
डॉक्टर अमन बेटा तुम्हारे वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं है यार, ठीक है, तो उन पे जाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। ओके, हाँ, अब ये देखो, प्रकाश रासायनिक सक्रिय पदार्थ है आपके पास, SN1 अभिक्रिया देगा, रेशमिक उत्पाद देगा, एकदम सिंपल है। अगर SN1 में आपके पास कोई किरेल कार्बन वाला यौगिक है तो वो क्या बनाएगा, रेशमिक मिश्रण बनाएगा, एकदम क्लियर है। ओके डन, इतने क्वेश्चन। अब सर ClCH2 पर भी तो जा सकता है ना, कौन सा बेटा, कौन सा? अब इनमें से कौन सा क्वेश्चन चौथे वाली संरचना नहीं समझ में आई? अरे P मतलब पेरा, NO2 मतलब NO2 जुड़ा हुआ है पेरा स्थिति पर, ये C6H4 पहले भी मैंने करवाया हुआ है, यहाँ पे Cl2, ये बेंजीन है बेटा, बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये लगा दिया तो C6H5 बच गया, फिर एक हाइड्रोजन हटा के NO2 लगा दिया तो C6H4 बच गया ना, C6H4, ये बेंजीन ही, ऊपर आपने ये लगा दिया, नीचे ये लगा दिया। बात ये कैसे पता चलेगी कि SN1 है या SN2 है? ओहो, देख बालिका, देख, इस पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तीसरे वाला भी एकदम सिंपल है, चौथा वाला दिमाग लगाया आपने, ठीक है, कि यार मुक्तमूलक प्रतिस्थापन है। यही तो चीजें समझनी है कि यार ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, हेलोजन का सनलाइट की प्रेजेंस में योग एल्केनो में होता है, तो आपको वो कार्बन का हाइड्रोजन हटाना है जो एक स्टेबल मुक्तमूलक बनाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके, और यहां पर HX की एल्कोहल के प्रति अभिक्रिया पढ़ाया है मैंने साफ साफ कि एल्कोहल की जब HX के साथ होती है SN1 होती है, ये याद रखनी पड़ेगी। कैसे पता चलेगा, याद रख के, ठीक है, बार बार बढ़िया से करोगे, सारी बातें क्लियर करोगे, ठीक। ओके, नियोपेंटिल एल्कोहल, एल्कोहल दे रखा है, ल्यूकास अभिकर्मक दे रखा है, भैया दिमाग में आना चाहिए ना, SN1 कार्बोनाइन बनता है, पुनर्विन्यास होगा तो क्लियर हो जाएगा। अगला SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, SN1 की प्रतिक्रियाशीलता, SN1 में यार कार्बोनाइन बनता है, जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, रेशमिक मिश्र, अब देखो, प्रकाशिक रूप से सक्रिय पदार्थ पर SN1 अभिक्रिया होती है। अरे बालिका, पूरा ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो क्वेश्चन, मान लो ये कोई कार्बन है जिससे 3 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है Cl, तो ये क्या है, इसमें किरेल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, किरेल कार्बन है ना, तो जब इस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा SN1 के द्वारा, तो यहां से जब Cl- निकलेगा तो ये पहले कार्बोनाइन बनाएगा। कार्बोनाइन कैसा होता है, समतली ज्यामिति वाला, भाई कार्बोनाइन कैसा होता है, समतली ज्यामिति वाला। अब आने वाला नाभिक स्नेही बेटा तल के ऊपर भी अटैक कर सकता है, तल के नीचे भी अटैक कर सकता है, तो आने वाला नाभिक स्नेही जिधर से Cl निकला उधर से भी जुड़ सकता है, या अपोजिट साइड से भी जुड़ सकता है। भाई यहां पे ये कार्बन किरेल है, तो जब उत्पाद बनाएगा तो 2 उत्पाद बनेंगे, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन जो मिश्रण मिलेगा ना, हमने एक कंपाउंड लिया, ये किरेल है, समझ में आया? सर कल के लेक्चर में बताया ना, मैंने बताया है ना, ठीक है। ओके, यहां पर जैसे ही ये नाभिक स्नेही इस पे अटैक करेगा तो पहले Cl- निकलेगा, Cl- निकल के कार्बोनाइन बनाएगा, और जब वापस से नाभिक स्नेही जुड़ रहा होगा, उत्पाद बन रहा है, उत्पाद में यहां पर मेरे पास क्या बना, उत्पाद में मेरे पास ऐसा बना यहां पे। अब देखो भाई ये क्या है, किरेल कार्बन है, तो किरेल कार्बन होने का मतलब क्या है, प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक सक्रिय होने का मतलब क्या है, ये अपना अनअध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब भी बनाएगा, तो यौगिक बनेगा, साथ के साथ इसका दर्पण प्रतिबिंब भी तो बनेगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो यौगिक और दर्पण प्रतिबिंब का सममोलर मिश्रण क्या कहलाता है, रेशमिक मिश्रण कहलाता है। समझ में आया, यौगिक और यौगिक का सममोलर मिश्रण क्या कहलाता है, रेशमिक मिश्रण कहलाता है। समझ आया बेटा? अब पायल क्लियर हुआ? नहीं आया? एकदम सिंपल है, बस आपको समावयवता भी टाइम टू टाइम रिवाइज करनी पड़ेगी ना। अब कौन से क्वेश्चन में गलत लिख दिया बेटा, ठीक है, हो गया,
ऑर्डर भाई 3 वाला ज्यादा क्रियाशील। अच्छा हाँ ठीक है, 3 1 4 2। क्लियर है बेटा? अरे सिया जी क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? आज पढ़ेंगे, अब तो पढ़ेंगे, अब तो पढ़ेंगे। हाँ जी सर, कल तो आपने निष्क्रिय लिखवाया था। अरे बालिका रेशमिक मिश्रण निष्क्रिय होता है, यौगिक ने क्रिया करी, ठीक है। अब जो यहां पर आपके पास उत्पाद बना उसमें किरेल कार्बन है तो वो प्रकाशिक सक्रियता दर्शा रहा है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें 2 कंपाउंड है, एक दक्षिण दिशा में घुमाने वाला, एक वामावर्त दिशा में घुमाने वाला। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है वो सममोलर मिश्रण है, यौगिक और उसके दर्पण प्रतिबिंब का। एक डी समावयवी तो एक एल समावयवी, उन दोनों का सममोलर मिश्रण रेशमिक मिश्रण कहलाएगा, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। टोटल मिलाकर के वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें यार तुम पिछले देखो, एक तो या तो घर से जाके तुम रिवाइज करके नहीं आते हो, ऐसे उठ के आ जाते हो, फिर बोलते हो समझ नहीं आया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको आगे की बताई हो, सारी चीजें पुरानी है, सारी चीजें पुरानी। बोरोडीन में कार्बोनाइन नहीं बनता, क्या बनता है? मुक्त मूलक बनता है। क्रियाविधि नहीं लिखवाई थी मैंने उसकी, मुक्त मूलक बनता है उसमें। ओके, तो सारी चीजों को अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो बेटा आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, ऐसे ही प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप पुराना पढ़ के आओगे, लिख करके बढ़िया से पढ़ोगे, चीजों को समझोगे, सब कुछ क्लियर होगा। एकदम सिंपल चीजें, ऐसी कोई हार्ड चीजें नहीं आ रही है। ओके, अभी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं बढ़िया से अच्छे से उनको पढ़ो, जो क्लास में क्वेश्चंस करवा रहा हूं उन क्वेश्चंस को बढ़िया से कर लो, और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो कर लो, बस वो काफी है। अभी आप मैंने कुछ नहीं बोला कि आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाने चाहिए। हाँ, आपकी इच्छा हो लगा सकते हो, क्योंकि अभी उसमें क्वेश्चन आपको तरह तरह के मिलेंगे। फिर करें अरे यार ये तो पढ़ाया नहीं यार, ये तो मैं आ ही नहीं रहा यार, तो उस चक्कर में मत पढ़ो। अभी जो मैं करवा रहा हूं इनको करो बढ़िया से, अच्छे से इन पे लगे रहो, ठीक है? ओके, फर्स्ट वाला फोर्थ वाले से पहले क्यों आया? क्योंकि NO2 -M प्रभाव है ना, -M प्रभाव दर्शाने वाले धनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं या घटाते हैं? GOC याद करो, फिर पता चलेगा पहला वाला क्यों आया। ठीक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को कवर अप करते हैं। हाँ जी बेटा, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा। इतना क्लियर हो गया? ये क्वेश्चंस अगर आपसे बन गए हों तो मैं ये मान सकता हूं कि अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो बढ़िया से पढ़ा है, आपने बढ़िया से उसको घर पे रिवाइज किया है और अच्छे से दिमाग में बिठाया है। और अगर नहीं बना है बेटा तो पढ़ो, कुछ भी नया नहीं है, सब GOC है, समावयवता है और ये है। अब देखो IUPAC नामकरण सबसे पहले क्यों करवाया, फिर उसके बाद समावयवता क्यों करवाया, फिर GOC क्यों करवाया, फिर चैप्टर क्यों स्टार्ट करवाया ऑर्गेनिक के। सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, रिवीजन। तो पिछले क्लास में भाइयों हमने ये देखा था कि SN1 अभिक्रिया में क्या होता है। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में होती है। पहले पद में क्या होता है, एल्किल हैलाइड से हैलाइड निकलता है और कार्ब धनायन बनाता है, ये हैलाइड आयन निकल गया। यही अभिक्रिया का धीमा पद होता था, स्लो स्टेप होता था। स्लो स्टेप होने की वजह से यही RDS होता था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस धीमे पद में सिर्फ एक ही क्रियाकारक भाग ले रहा है, इसलिए अभिक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन, केवल इस धीमे पद में भाग लेने वाले एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट हमने देखा। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जैसे कार्बोनाइन बना, इसमें पुनर्विन्यास संभव है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जितना स्टेबल हो सके उतना स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ओके, फिर देन इसके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो उसमें क्या हो जाता था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जैसे ही होता था कि यहां पर ये जो कार्बोनाइन है, ठीक है, ये जो कार्बोनाइन है, कैसे बना दो यार, ठीक है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा और जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे फाइनल कंपाउंड बन जाएगा, ये उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो और यहाँ पे फिर अगली बातें मैंने आपको ये बताई, 2 स्टेप में होती है। प्रथम पद में कार्बोनाइन बनता है, पुनर्विन्यास संभव है। प्रथम पद धीमा होता है, वेग निर्धारक पद होता है। इस वेग निर्धारक पद के अंदर एक ही क्रियाकारक भाग ले रहा है, तो सांद्रता 1 के समानुपाती होगी। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, के आएगा स्थिरांक, और यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड RX लिख सकता हूं मैं, इसको RX लिख सकता हूं। इसकी पावर 1 है, अर्थात अभिक्रिया की कोटि 1 है।
धीमे पद में एक ही अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसको प्रथम एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन काफी है। फिर मैंने आपको यह बताया कौन सा एल्किल हैलाइड इस अभिक्रिया के लिए सबसे बेस्ट है, जो स्टेबल कार्बोनाइन बनाएगा। कौन सा एल्किल हैलाइड इस अभिक्रिया के लिए बेस्ट नहीं है, जो अभिक्रिया ही न दे। मैंने आपको फिर यहां पर बताया था कि यार बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन लगा दो, वो SN1 अभिक्रिया नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, ये नहीं देगा। या फिर एलिल वाइनिल हैलाइड है, ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका हेलोजन भी डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, ओके। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर भी कॉन्जुगेशन है, ये कोई भी अभिक्रिया नहीं देंगे। और एक मैंने आपको पढ़ाया था इंपोर्टेंट, ब्रेड्स वाला। ठीक है, अगर ब्रिज हेड कार्बन पर ऊपर नीचे कहीं पर भी कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो, कहीं पर भी कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो यहां पर इसका निकलना भी पॉसिबल नहीं है। ये कोई भी आपके न तो SN1 देते हैं न SN2 देते हैं, इनमें बहुत ही बड़ी समस्या है इनके साथ। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बताई। और अगली कहानी ये बताई कि अगर यार SN1 अभिक्रिया के दौरान जो कार्बन है उत्पाद के अंदर वो किरेल है, तो अपना दर्पण प्रतिबिंब बनाने की चाहत रखेगा, उस चक्कर में रेशमिक मिश्रण बन जाएगा और रेशमिक मिश्रण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो पहली बात, SN1 में रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इतनी कहानी हमने देख ली थी लास्ट क्लास तक, डन डना डन डन, इतनी कहानी देख ली थी। अब हमें देखना है कि यार उसका ग्राफ कैसे बनता है, SN1 का ग्राफ कैसे बनता है। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई बेटा, सबको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आप सब बढ़िया से अच्छे से पढ़ना, सारी बातों को कम से कम डिस्टर्ब करना और अच्छे से पढ़ाने देना। ओके, तो अब चलते हैं यहां पर ग्राफ। ठीक है, हाँ जी, स्थितिज ऊर्जा वक्र, स्थितिज ऊर्जा वक्र। ओके, तो अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, SN1 के अंदर क्या हुआ, पहले हेलोजन का निकलना हुआ, फिर कार्बोनाइन बन गया, फिर नाभिक स्नेह का जुड़ना हुआ, फिर उत्पाद बन गया। तो यहां पर ये ऐसा ग्राफ बनाता है। ठीक है, इधर है यहां पर ऊर्जा, इधर है अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति कि अभिक्रिया कैसे कैसे चल रही है, अभिक्रिया की प्रगति। तो यहां पे बेटा होता क्या है, जैसे कि सपोज करो मान लो क्रियाकारक की ऊर्जा इतनी है, यहां पे क्रियाकारक के रूप में क्या था हमारे पास, एल्किल हैलाइड, इस पर नाभिक स्नेह अटैक करने के लिए तैयार है। तो ये क्रियाकारक की ऊर्जा इतनी। अब क्रियाकारक से सबसे पहले हेलोजन का निकलना होता है, तो हेलोजन टूट रहा है, पीड़ा होगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, और फिर थोड़ी देर बाद ठीक है समझ आ जाएगी, ऊर्जा घट जाएगी, स्टेबल हो जाएगा अब कि ठीक है यार ओके। फिर वापस से दूसरे जुड़ाव स्टार्ट होगा, थोड़ी बहुत ऊर्जा और बढ़ेगी, फिर फाइनल उत्पाद बन जाएगा। हाँ ये बनाना है, ठीक है ओके। तो यहां पर सबसे पहले इस कार्बन से हेलोजन का अलगाव होगा, फाइनली कार्बोनाइन बन जाएगा, X माइनस निकल गया और नाभिक स्नेह अटैक करने के लिए तैयार है। अब आप गए तो हम आने लगेंगे, ये नाभिक स्नेह इस पे जुड़ने की चाहत रखेगा ओके। तो पहले क्या होगा, इसका बंध निकल टूटने लगेगा, तो ये बंध हल्का सा ध्रुवीय होने लगेगा, इस पे ऋणावेश बढ़ने लगेगा, इस पे धनावेश बढ़ने लगेगा। अब फिर पूरी तरीके से धनावेश आ जाए क्योंकि वो निकल गया, हाँ या ना। अब इस पे जैसे ही धनावेश आया, अब नाभिक स्नेह इस पे जुड़ने लगेगा, तो वापस से इसका आवेश घटने लगेगा, क्योंकि बॉन्ड बनाएंगे तो न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं कंपाउंड, तो यहां पे वापस से आंशिक रूप से धनावेश, आंशिक रूप से ऋणावेश, और फाइनली दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहां पर RNU बन गया और X अलग हो गया। चलो मैं चला गया, क्लियर हुआ मामला। तो यहां पर SN1 के अंदर क्या होता है बेटा, पहले बनता है इन दोनों का बॉन्ड ब्रेकिंग वाला सीन, फिर फाइनली बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर यहां पे वापस से बॉन्ड फॉर्मेशन वाला सीन, फिर फाइनली बॉन्ड बन गया, उत्पाद कन्वर्ट हो गया। समझ आया। तो यहां पर ये तो अवस्था है मध्यवर्ती की,
ये तो फाइनली यहां तो क्या बन चुका है, मध्यवर्ती बन चुका है। ये मध्यवर्ती बनने से पहले की अवस्था, ये बाद की अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं को कहा जाता है संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। ये है दोनों संक्रमण अवस्था। ये है आपके पास ये ऊर्जा है इसकी, ठीक है। ये है आपके पास प्रथम संक्रमण अवस्था, प्रथम संक्रमण अवस्था, समझ में आया। ये है आपके पास द्वितीय संक्रमण अवस्था, और इन दोनों के बीच में यहां पे बनेगा आपका मध्यवर्ती। दोनों संक्रमण अवस्था से इसकी ऊर्जा कम होती है, मध्यवर्ती। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आया सबको? क्लियर हुआ मामला? तो ऊर्जा प्रोफाइल डायग्राम समझ में आया क्या SN1 का? हाँ जी बेटा, ठीक है। ओके, एकदम क्लियर है सबको, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी दिक्कत आपको, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा नहीं होना चाहिए। डन है क्या मामला? एकदम प्रोसेस के दौरान एनर्जी निकलती है, ठीक है। ओके, तो क्लियर हो गया ये मामला। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इनका समझ में आया, पुराना ज्ञान समझ में आया, सब कुछ। तो ये था SN1। अब हम पढ़ेंगे SN2। अब हम पढ़ेंगे SN2। अरे ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा क्या? अब हम पढ़ेंगे यहां पर SN2। हाँ जी, तो अब चलिए यहां पर SN2 के बारे में बात करें। अच्छा, SN2 से पहले कुछ बातें, कुछ नोट लिख लो बेटा। हाँ जी, आपसे पूछ ले, ग्राफ दे दिया जाए, आपको ग्राफ दे दिया जाए और ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ उपरोक्त ग्राफ में कितने मध्यवर्ती बने, उपरोक्त ग्राफ में कितनी संक्रमण अवस्थाएं बनी। तो जरा देखो ध्यान से। हाँ जी, पॉइंट क्या रखना है, ठीक है। दो संक्रमण अवस्थाओं के मध्य, दो संक्रमण अवस्थाओं के मध्य एक मध्यवर्ती उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि यार ये कोई अभिक्रिया है, इसमें कितनी संक्रमण अवस्थाएं प्राप्त होगी, जैसे कि अगर मैं बोलूं संक्रमण अवस्थाओं की संख्या, संक्रमण अवस्थाओं की संख्या, समझना मेरी बातों को, कमेंट करने के बजाय पढ़ लो मेरे भाई। वंदना जी बेटा, पहले पढ़ोगे तो सिलेबस कराऊंगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे मैं आपकी बातों का जवाब देने लग जाता हूं। संक्रमण अवस्थाओं के संख्या, संक्रमण अवस्थाओं की संख्या, जैसे कि आपसे पूछ ली जाए कि भैया ये एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में इतने मध्यवर्ती बन रहे, बताओ कितनी संक्रमण अवस्थाएं मिलेगी। तो जरा देखो ध्यान से, इस ग्राफ में एक मध्यवर्ती बन रहा है, अगल बगल में दो संक्रमण अवस्थाएं, जो पीक है वो संक्रमण अवस्थाओं को बताते हैं, जो पीक है वो संक्रमण अवस्थाओं को बताते हैं। ये संक्रमण अवस्था, ये संक्रमण अवस्था, बीच में मध्यवर्ती, दोनों के बीच में जो लटकता हुआ जो लूप है वो बताता है मध्यवर्ती को। तो यहां पर संक्रमण अवस्थाओं की संख्या मध्यवर्तियों से जस्ट एक ज्यादा होगी, जस्ट एक ज्यादा, जैसे मध्यवर्ती एक, संक्रमण अवस्थाएं दो, ठीक है। मध्यवर्तियों की संख्या, मध्यवर्तियों की संख्या +1, क्लियर हुआ? ओके, ये ध्यान रखना है। डन। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर अगली कहानी, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं ग्राफ वाला, एक क्वेश्चन करते हैं ग्राफ वाला। हाँ जी, निम्नलिखित आरेख के आधार पर संक्रमण अवस्थाओं की संख्या होगी, अवस्थाओं की संख्या होगी, की संख्या होगी। एक ग्राफ बना रखा आपको, ठीक है। इधर देखिए आपको एनर्जी
और इधर दे रखा है आपको अभिक्रिया का पथ, अभिक्रिया का पथ, और ग्राफ ऐसे बना रखा है, ये क्रिया कारक है, यहां पर उत्पाद बना रखा है। हाँ जी, कितने मध्यवर्ती बनेंगे? अच्छा, कितनी संक्रमण अवस्थाएं प्राप्त होगी? 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। कितनी संक्रमण अवस्थाएं प्राप्त होगी? ग्राफ दे रखा है, एकदम सिंपल सा बात है, ग्राफ दे रखा है, एकदम सिंपल सा बात है। कितनी संक्रमण अवस्थाएं बन रही है? ग्राफ से देखते हैं हमें पता लग जाएगा। जो ऊपर पी के बेटा वो सब संक्रमण अवस्थाएं, ये 1, ये 1 2 3, ये TS1 ट्रांजिशन स्टेट 1, ये TS2 ट्रांजिशन स्टेट 2, ये TS3 ट्रांजिशन स्टेट 3, और उनके बीच में बन रहे इंटरमीडिएट, ये मध्यवर्ती, ये मध्यवर्ती। जब कार्बोनाइन का रीअरेंजमेंट होता है, सपोज करो यहां 1 डिग्री कार्बोनाइन बना, फिर रीअरेंजमेंट हुआ, अलगाव हुआ, फिर वापस से मध्यवर्ती बन गया और स्टेबल हो गया, फिर फाइनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। 2 मध्यवर्ती है और 3 संक्रमण अवस्थाएं। क्योंकि 1 डिग्री कार्ब पुनर्विन्यास में क्या होता है? प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? होता है, तो यहां पे आप क्लियर कर सकते हो। इसमें संक्रमण अवस्थाएं कितनी बनेगी? संक्रमण अवस्था अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पर ये बन जाएगी बेटा 3 ग्राफ से दिख ही रहा है ना। तो मध्यवर्ती कितने बन जाएंगे? 2। मध्यवर्ती कितने बन जाएंगे? 2। ठीक है, इंटरमीडिएट 2 बन जाएंगे, और यहां पर ट्रांजिशन स्टेट कितनी बन जाएगी? 3 बन जाएगी। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ देख करके भी आपको पता लगना चाहिए कि मामला क्या चल रहा है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लेते हैं SN2, अब हेडिंग डाल लेते हैं SN2। ठीक, तो ए था हमारा SN1, अब हमारा बी है SN2। SN2 क्रियाविधि। अब SN2 क्रियाविधि क्या होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि मान लो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, लिखना है इसको। ओके, ये हमारे पास एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। माना उपरोक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 मैकेनिज्म से हो तो कैसे होगी? ठीक है, यदि उपरोक्त अभिक्रिया, उपरोक्त रिएक्शन SN2 क्रियाविधि से हो तो बेटा SN1 क्रियाविधि एक ही पद में संपन्न हो जाती है, आना जाना साथ साथ। ठीक है, बहुत हड़बड़ाहट में। SN1 यार आपके ग्राफ रुक जाता है, आपके क्लास रुक जाती है, तो फिर मैं वापस पीछे जाऊं। अरे मेरे भाई डायरेक्ट ग्राफ में दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐड क्यों करना है? अगर शालिनी बेटा तेरे को ये बोला जाए मध्यवर्तियों की संख्या 2 है, तो ये कितने बन जाएंगे? 3। और अगर तेरे को ग्राफ दे रखा है, तेरे को पीक देखना है ना बस इसमें, ये एक पीक आ रहा है, फिर ये दूसरा पीक, ये 3 पीक, खत्म, संक्रमण अवस्थाएं 3 आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, SN2 क्रियाविधि से अगर ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो SN2 के अंदर ये एक ही स्टेप में होती है। हाँ जी, यह क्रियाविधि एक ही पद में संपन्न होती है, संपन्न होती है। अब देखो कैसे होती है, देखना, सुनिएगा मेरी बात। ये है बेटा हमारे पास X। देखो ध्यान से, यहां से आगे इसका निकलना स्टार्ट हुआ। जैसे ही आप घर से निकल रहे हो, पीछे से चोर घुस रहे हैं, एकदम ताकतवर चोर है, डर ही नहीं लग रहा है। इंसान घर में है, आप बाहर निकलने लगे, पीछे से चोर घुस रहे हैं, इधर से इसका निकलना हुआ। अब आगे तो ये है, तो सामने से तो आ नहीं सकता, पीछे से आएगा।
नाभिक स्नेही पीछे से आ रहा है, बैक साइड अटैक। ओके, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, ये है स्लो स्टेप। भाई धीरे धीरे ये निकल रहा है, पीछे धीरे धीरे चोर आ रहा है, तो ये है आपका स्लो स्टेप। स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप भी क्या होता है, आरडीएस होता है। तो यहां पर इनका निकलना और पीछे से इनका जुड़ना ये साथ साथ होता है। तो यहां पर हाँ लिखना है ये, ठीक है। इसका तो निकलना हुआ और पीछे से इसका जुड़ना हुआ, तो इस पर धीरे धीरे ऋणावेश बढ़ता जाएगा, इसका ऋणावेश धीरे धीरे घटता जाएगा। ओके, तो ओवरऑल इस पर नेगेटिव चार्ज है। हाँ जी, तो यहां पर नाभिक स्नेही पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है और यहां पर आपका जुड़ करके वो इस तरीके से यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बताएगा, संक्रमण अवस्था बनाएगा, संक्रमण अवस्था बनाएगा, जिसमें कार्बन 5 बंध बना रहा है, पंच संयोजी संक्रमण अवस्था। लेकिन इसका संकरण क्या है बेटा, 3 ही बंध यहां पे असली वाले, 1 2 3 sp2 संकरित, क्योंकि एक तो टूटने वाला है, एक बनने वाला है। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो यहां पर SN2 में एल्किल हैलाइड से हेलोजन के निकलने की प्रक्रिया और नाभिक स्नेही की पश्चिम दिशा से आने की क्रिया साथ साथ होती है, और यहां पर बनती है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कार्बन के 2 बंध तो टूटने वाले होते, मतलब 2 बंध तो कच्चे होते हैं, 3 एकदम पक्के होते हैं। ओके, अब फाइनली अगला होगा फास्ट स्टेप। जैसे ही निकल जाएगा तो पीछे से फटाफट से जुड़ जाएगा और उत्पाद बना लेगा, ठीक है। उत्पाद में मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूं, और यहां पर निकल गया ये X माइनस, ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। छाप लें, क्लियर हुआ। तो SN2 एकदम सिंगल स्टेप रिएक्शन है, आना जाना साथ साथ, जिसमें बस थोड़ा सा शुरुआत में धीमा होता है, फिर बाद में फटाफट से हो जाता है। ठीक मामला, एकदम क्लियर है बेटा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, फटाफट से। हाँ, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ साथ होता है। ओके, ठीक। तो ये था SN1 के अंदर का सीन। अब SN1 के अंदर क्या क्या पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से देखेंगे, सारी बातों को बढ़िया से क्लियर करेंगे, हर एक बात को अच्छे से समझना है। जो बढ़िया समझेगा उसको बढ़िया से बढ़िया चीजें क्लियर भी होगी, जो रटके पड़ेगा वो शायद न समझ पाए, जिसने पुराना नहीं पढ़ा हुआ है, जिसकी जीओसी उड़ी हुई है, ये भी उड़ जाएगा। ठीक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए आगे। कोई कार्बोनाइन नहीं बनता, बन रहा है क्या कहीं पर? अब आगे देखो, अब इसके अंदर देखो फीचर्स ऑफ SN2, फीचर्स ऑफ SN2, फीचर्स ऑफ SN2। SN2 में क्या क्या खास बातें बेटा? पहली बात तो इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। पहली बात तो इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, लिख सकता हूं अंग्रेजी में सिंगल स्टेप रिएक्शन, बस इतना सा लिखूंगा। ओके, सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, ठीक है, नाभिक स्नेही पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। नाभिक स्नेही पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है, पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है, मतलब नाभिक स्नेही को जल्दी पड़ी हुई कि तू निकल भाई, मैं तो घुसने वाला हूं, बैक साइड एंट्री, ठीक है। नाभिक स्नेही पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है, मतलब प्रबल है, नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, ठीक है। हाँ जी, ओके, शुरुआती पद, ठीक है। संक्रमण अवस्था का निर्माण ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है। ओके, अगला थर्ड पॉइंट, उत्पाद का निर्माण, उत्पाद का निर्माण संक्रमण अवस्था द्वारा होता है, संक्रमण अवस्था द्वारा होता है। ओके, उत्पाद का निर्माण संक्रमण अवस्था द्वारा होता है, ठीक है, जो कि धीमे पद द्वारा निर्मित होती है, निर्मित होती है।
अतः सर जब फर्स्ट स्टेप में ही होगी तो ट्रांजिशन स्टेट का पता कैसे चलेगा? बेटा देख, टूटना और जुड़ना साथ साथ है तो उसी को ट्रांजिशन स्टेट बोला है। यहां पे इसका निकलना जुड़ना यही है, तो कोई मध्यवर्ती नहीं बन रहा है, डायरेक्ट संक्रमण अवस्था बन रही है। तू आएगा, ये निकलेगा, इसका जुड़ना, यही तो संक्रमण अवस्था है। मध्यवर्ती का पता नहीं चलेगा इसमें, मध्यवर्ती नहीं बन रहा है, यहाँ पे संक्रमण अवस्था बन रही है। ठीक, ओके। तो अतः अब इसमें क्या होगा? अब इसमें यह होगा कि जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर वो किसके समानुपाती होगी? धीमे पद में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं के। भाई दर नियम क्या कहता है? अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, पढ़ा है हमने। ओके, तो अभिक्रिया की दर इस धीमे पद में स्लो स्टेप में एक तो ये एल्किल हैलाइड और एक नाभिक स्नेही भाग ले रहा है, तो दोनों की सांद्रताएं आएगी। तो यहां पर अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही की सांद्रता दोनों के गुणनफल के समानुपाती आ जाएगा। ओके, तो यहां पे समानुपाती, ये रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूं बेटा इसको, ROR रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा, के स्थिरांक आ जाएगा, ये एल्किल हैलाइड हो गया आपका और ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल हो गया। ओके, अब इसमें देखा मैंने, ये दर नियम है, इसमें सांद्रता पद की घात 1, इसकी घात 1, तो कोटि कितनी आ गई? 2। कोटि कितनी आ जाएगी? 2। और आणविकता कितनी आ जाएगी? 2। क्योंकि घातों का योग 2 बन रहा है, इसलिए द्वि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और आणविकता कितने? 2 अणु भाग ले रहे हैं धीमे पद में, इसलिए इसको द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये अगर मेरे हाथ में इच्छा होती बेटा कुछ बच्चों को ब्लॉक करने की या हटाने की तो मैं जरूर कर देता। ठीक है, ओके, क्लियर? तो ये सारी बातें क्लियर हो गई बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, हाँ जी, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया मामला। तो यहां पर इतनी बात समझ में आ गई कि यार जो धीमा पद होगा वही वेग निर्धारक पद होगा और उसी के ऊपर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा, सांद्रता डिपेंड करेगी। ठीक है बच्चा, इतनी हमने देख ली। अब अगली कहानी, अच्छा अगली बात ये भी लिख सकते हैं, इसको द्विअणुक क्यों बोलते हैं, इसकी आणविकता 2 है। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला संक्रमण अवस्था बन रही है, जितनी ज्यादा स्टेबल होगी अभिक्रिया उतनी तेजी से होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरे को, ये जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है ना, स्कोर बड़ा कर सकता था मैं। ठीक, ओके। फोर्थ पॉइंट बेटा डायरेक्ट लिख लो, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग संक्रमण अवस्था के स्थायित्व पर भी डिपेंड करता है। संक्रमण अवस्था का स्थायित्व पर भी डिपेंड करता है। संक्रमण अवस्था का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा, भाई बीच में संक्रमण अवस्था बन रही है, ठीक है, तो संक्रमण अवस्था जितनी ज्यादा स्टेबल होगी ये अभिक्रिया उतनी तेजी से होगी, हाँ है ना। और अगर संक्रमण अवस्था अनस्टेबल हो जाए तो धीमी। अब संक्रमण अवस्था स्टेबल ज्यादा कब? देखो ध्यान से, SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है और मान लो इस कार्बन पर पहले से ही बड़े समूह जुड़े हुए हो तो पश्च दिशा से आक्रमण संभव हो नहीं पाएगा। मान लो इस कार्बन पर 3 बड़े बड़े मुस्टंडे वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो पीछे से आक्रमण आ पाएगा कि? अगर पतली गली होती तो कुछ ज्यादा, मतलब बहुत ही, मतलब गुंजाइश ही नहीं है। त्रिविम बाधा बहुत ज्यादा है, त्रिविम बाधा बहुत ज्यादा होगी तो बैक साइड एंट्री हो नहीं पाएगी, तो संक्रमण अवस्था अनस्टेबल हो जाएगी। तो अभिक्रिया का वेग त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्रिविम बाधा ज्यादा, अभिक्रिया धीमी होगी, मतलब संक्रमण अवस्था अनस्टेबल हो जाएगी ना, इस वजह से। समझ में आया? त्रिविम बाधा जितनी कम होगी अभिक्रिया का वेग उतना ज्यादा रहेगा, क्योंकि नाभिक स्नेही को पीछे से आना है। और अगर पीछे छोटे मोटे समूह जुड़े हुए हैं तो आराम से आ जाएगा, लेकिन अगर बड़े समूह जुड़े हुए हैं तो पीछे से आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ आया? क्लियर हो पा रहा है? ओके, तो यहां पर ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो इसी हिसाब से हम ये बोल सकते हैं, अतः एल्किल हैलाइड की SN2
के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है यार? SN2 के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो सकता है? जहां त्रिविम बाधा कम उसकी क्रियाशीलता ज्यादा। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा बेटा? अगर मैं बात कर लूं मेथिल हैलाइड ले रखा है मैंने, अगर मैंने बात करी एथिल हैलाइड की, अगर मैंने बात करी आइसोप्रोपिल हैलाइड की, अगर मैंने बात करी तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की, सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब मुझे बताओ, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, यहां पे इस कार्बन जुड़े जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए छोटे छोटे समूह, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर एक मेथिल जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहां इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर 2 बड़े बड़े समूह, एक छोटा समूह, इस वाले कार्बन पर 3 बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो 3 डिग्री में जो त्रिविम बाधा बहुत ज्यादा है ना मेरे लाल, ये है आपके पास सबसे छोटा, ये है आपके पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये है आपके पास 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये है आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यस और नो? तो क्या त्रिविम बाधा सबसे ज्यादा यहां? तो पीछे से अटैक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और इस वजह से यहां पर क्रियाशीलता घटती जाएगी। समझ में आया? तो क्रियाशीलता क्रम ये हो जाएगा। तो 1 डिग्री सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। 3 डिग्री वाला तो SN2 देगा ही नहीं, 3 डिग्री वाला तो SN2 देता ही नहीं है। बैक साइड एंट्री पॉसिबल हो, हाँ SN1 का उल्टा, SN1 का उल्टा। एकदम क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया एकदम? एकदम एक ही बार में क्लियर हो गया यार? ठीक है मामला? ओके। तो हमने ये देखा। अब अगली कहानी, सर SN1 के अंदर कार्बोनाइन बना था, पुनर्विन्यास हो सकता है, यहां संक्रमण अवस्था बनी थी, जिसकी स्टेबिलिटी आपको त्रिविम बाधा के ऊपर देखनी है। अगली कहानी, और क्या क्या चीजें होती है इसमें? अगला 5th पॉइंट। अच्छा एक बात और, संक्रमण अवस्था के रूप में भाई बीच में क्या बनती है? संक्रमण अवस्था बनती है, जिसमें ओवरऑल कौन सा चार्ज है? देखो ध्यान से, इस संक्रमण अवस्था पर ओवरऑल ऋणावेश है, इसमें ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। भाई इस पर ऋणावेश बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, हाँ या ना? अब ये संक्रमण देखो, इसमें ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी ऋणावेश, इस पे भी ऋणावेश, तो कुछ तो ऋणावेश है इसमें। इस संक्रमण अवस्था पे टोटल ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? ओके। तो यहां पर अब आपको अगली बात देखनी है, चूंकि संक्रमण अवस्था आंशिक तौर पर ऋणावेशित होती है, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों की उपस्थिति में इसका स्थायित्व इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों की उपस्थिति, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों की उपस्थिति इसका स्थायित्व बढ़ा देती है, स्थायित्व बढ़ा देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्त पॉइंट है, समझना, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा भाई। जो हमारी संक्रमण अवस्था है उस पर आंशिक तौर पे नेगेटिव चार्ज है। अगर मान लो जो कार्बन है हमारा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हों, तो क्या उस ऋणावेश को कम करने में मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? अनुनादी मतलब वो संक्रमण अवस्था ज्यादा स्टेबल होगी कि नहीं होगी। तो अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर इनका स्थायित्व बढ़ जाता है। समझ आया भाई? अगर खींचने वाला समूह लगा हुआ है तो क्या वो ज्यादा क्रिया करेगा कि नहीं करेगा? ये मेरे को बताओ। करेगा, एकदम बढ़िया से करेगा, कोई शक
नहीं होना चाहिए। कर सकता है बेटा? ओके। जैसे कि सर उदाहरण से समझाओ, हमको थोड़ा सा कम फील आ रहा, थोड़ा उदाहरण देके बताओ तो हमें अच्छा लगे। उदाहरण से देख लो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये है बेटा, यहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री है क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है इसकी डिग्री 1 डिग्री है। ओके। और अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, मैं NO2 लगा दूं, CH2 और फिर यहां पे Cl लगा हुआ है। ओके, ये भी 1 डिग्री वाला ही है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। दोनों में किसका, अगर मैं आपसे पूछूं SN2 के प्रति क्रियाशीलता किसकी ज्यादा? किसकी ज्यादा? दोनों 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, वो भी 1 डिग्री है। अब NO2 लगाने से वहां पे क्या फर्क पड़ा? NO2 लगाने से वहां पे ये फर्क पड़ा कि यार वो संक्रमण अवस्था की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। हाँ या ना? कि यार ये जो NO2 समूह है अपना -I प्रभाव तो लगाएगा ना, भले अनुनाद नहीं दर्शा रहा हो यहां पे, लेकिन -I से तो खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उस संक्रमण अवस्था पे ओवरऑल ऋणावेश को घटाएगा। ऋणावेश घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अरे M प्रभाव थोड़ी ना, अनुनाद थोड़ी लगा रहा भाई, ये इसके पास इसके यहां पे थोड़ी ना संयुग्मन है बेटा, संयुग्मन देख रहा अवतार, ठीक है। ये -I प्रभाव लगाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा क्रियाशीलता उसकी होगी। समझ आया आप सब लोगों को? सभी को समझ में आया क्या? बढ़िया से अच्छे से क्लियर कर लेना, सारी बातें क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन। ओके, सेम ऐसे दूसरा देखो दोस्तों, यहां पर मान लीजिए यहां पे Br लगा दिया मैंने, ओके, और यहां पे मैंने लगा दिया इन दोनों में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा, A वाले की कि B वाले की? SN2 के प्रति क्रियाशीलता। क्वेश्चन यही है, कहां से निकल पाना? हाँ जी, जिसको समझ में नहीं आया बताऊंगा मैं बिल्कुल। ये देखो -I मतलब खींचने वाले समूह ही है। चूंकि संक्रमण अवस्था में आंशिक तौर पे ऋणावेश, चूंकि संक्रमण अवस्था आंशिक तौर पे ऋणावेशित होती है, अतः इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देगी। स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन। ओके, तो बेटा देख ध्यान से, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड था, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड था, लेकिन इसमें NO2 समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी था, ठीक है। अब यहां पे देख, ये ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है ये भी तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही है, और ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। देख जरा, अब सर यहां से Br निकलेगा, इस कार्बन पे संक्रमण अवस्था बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। तो इस कार्बन से कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? ये कार्बन अगर आप देखोगे तो sp3 संकरित है, एकल बंधित है, ये sp2 संकरित है। आकर्षी समूह है कि नहीं, इतना मेरे को बताओ। विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, तो ये खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षित तो है। याद करो, हमने देखा था ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना सूफिया, ना डांस करता है वगैरह वगैरह, फादर डबल हजामत होगी, डबल बॉन्ड ये रहा, इधर सिंगल बॉन्ड है, तो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अनुनाद की तो मैं बात, अनुनाद कैसे हो जाएगा मेरे भाई? इस पे धनायन थोड़ी बनता है SN2 में, इस पे धनायन मत बनाओ। हम SN1 नहीं पढ़ रहे हैं, SN2 पढ़ रहे हैं कि सर Br- निकल जाएगा, इस पे धनावेश बन जाएगा, ज्यादा स्टेबल। अबे हम SN2 पढ़ रहे हैं, SN2 में धनायन नहीं बनता है, संक्रमण अवस्था बनती है। ओके, अब ये एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, -I प्रभाव लगा रहा है, बस इतना सा है। यहां पे थोड़ी ना कोई इस पे मुक्त मूलक आ रहा हो, ऋणावेश आ रहा हो, धनावेश आ रहा हो, तो हम देखें बस ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है उसको ही खत्म करने का काम करेगा। समझ आ रहा है? तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी हुआ कि नहीं हुआ? तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा। डन है क्या मामला? डन है क्या मामला? क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, SN2 के प्रति क्रियाशीलता वाले ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आपको समझ में आएगा कि यार हाँ क्या है, क्या लॉजिक था इसके पीछे। ठीक है मामला डन, ये वाला आपको आना चाहिए। ये हो गया। अब अगला पॉइंट, छठा पॉइंट। अब
एल्किल हैलाइड तो हमने देख लिया, एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए, त्रिविम बाधा कम से कम होनी चाहिए, तो वो दे देगा। अदरवाइज अरे Br तो निकलेगा ना मेरे भाई अम्बेडकर, वो तो निकलेगा, वो तो दोनों में, Br को तो निकलना ही है, वो तो दोनों में, इसमें और उसमें क्या फर्क, इस कार्बन पे संक्रमण अवस्था बनेगी, इस पे बनेगी। Br तो इसमें भी, Br उसमें भी, फर्क किसका पड़ा, इसका उसका पड़ा ना, तो जो अलग अलग है उससे फर्क पड़ेगा ना। तेने भी नीट का पेपर दिया, उसने भी नीट का पेपर दिया, तेरे नंबर आए 150, उसके आए 650, फर्क किसका पड़ा, जो उसने एक्स्ट्रा करा, जो उसमें एक्स्ट्रा खूबियां थी, बात हुआ है। ओके, या फिर मान ले तेरे 650 आए, सामने वाले गया 150, तो फर्क किस बात का है, तूने कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी है, तो वो चीजें सेम सिमिलरिटी से थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, जो अलग है उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब चमका। ओके, अब अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, अब छठा पॉइंट देखो ध्यान से कि यार SN1 में हमने देखा था कि एल्किल हैलाइड बेस्ट से बेस्ट कार्बोदनान बनाने वाला होना चाहिए, और यहां पर एल्किल हैलाइड छोटे से छोटा होना चाहिए, ये बात समझी। अब नाभिक स्नेही कैसा होना चाहिए थी, हाँ जी, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति, हाँ जी। SN2 में नाभिक स्नेही कैसा होना चाहिए, अरे तू निकले ना निकले, मैं तो आ रहा हूं, इधर आगे निकलना हो, इधर चोर का पीछे से घुसना हुआ, इधर निकलना हो, इधर घुसना होगा, मतलब प्रबल है। ठीक है, यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2। ठीक है, प्रबल नाभिक स्नेही, प्रबल न्यूक्लियोफाइल SN2 अभिक्रिया देते हैं। अब प्रबल का मतलब क्या समझे, ऋणावेशित। प्रबल कौन होते हैं, ऋणावेशित। ठीक है, लिख लो, ऋणावेशित नाभिक स्नेही प्रबल होते हैं। एवं अमोनिया भी प्रबल, ठीक है, प्रबल होते हैं। ठीक, ओके, अमोनिया भी कैसा होता है बेटा, प्रबल। लोन पेयर ये भी प्रबल होता है। जैसे आपसे बोल दे OH माइनस प्रबल है कि दुर्बल, प्रबल, H2O प्रबल है कि दुर्बल, उदासीन है, ये ऋणावेशित है। साइनाइड प्रबल है कि दुर्बल है, प्रबल है। अगर आपसे बोल दिया जाए AgCN, इधर तो बॉन्ड बना लिया, इसी के पास लोन पेयर है, ये प्रबल की ये प्रबल, ये प्रबल, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, इस कार्बन पर एक्स्ट्रा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये प्रबल है। ठीक है, ऐसे देख सकते हो। जैसे कि आपसे बोल दे CH3 CH2 OH, इसके ऊपर लोन पेयर है, हाँ या ना। और आपसे मैं बोल दूं CH3 CH2 O नेगेटिव Na+, बताओ दोनों में कौन सा प्रबल, ये उदासीन है, ये प्रबल है, जिस पे ऋणावेश वो प्रबल होता है। सिंपल सा इतना देखना है। हाँ, अमोनिया, अमोनिया वाला प्रबल होता है, ये स्ट्रॉन्ग है, लिख लो अगर चाहो तो। मैंने तो ऐसे ही समझाने के लिए बताया था, लेकिन आप लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रबल है, ये दुर्बल है, ये प्रबल है, ये दुर्बल है। ठीक है, ये दुर्बल है, ये प्रबल है। ठीक है, समझ में आया। जिसपे भी नेगेटिव चार्ज होता है वो प्रबल होता है, क्योंकि तुरंत बंद बना करके स्टेबिलिटी करवाना, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहेगा। समझ आया बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो ना, क्योंकि तुम्हारे पढ़ने के कमेंट कम आते, दूसरे कमेंट ज्यादा आते, इसलिए पता नहीं चलता बेटा। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। जिसपे भी नेगेटिव चार्ज होता है वो सब प्रबल है, जो भी आप ऋणावेशित जानते हो। ठीक है, जो भी जानते हो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो प्रबल माना जाता है। ओके, अब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं वो फर्क पड़ता है बस। ओके, डन। ओके, हाँ जी, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो SN2 होगा। अगला पॉइंट, छठा, सातवें के बाद विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। देखो ध्यान से, विलायक तो यहां भी ध्रुवीय चाहिए, विलायक तो यहां पे भी ध्रुवीय चाहिए, क्योंकि हमें एल्किल हैलाइड का बॉन्ड तोड़ना है, लेकिन उतना भी नहीं चाहिए कि कार्बोनाइन ही बना दे, बिल्कुल ही अलग अलग कर दे। पोलर चाहिए, लेकिन अप्रोटिक चाहिए, पोलर अप्रोटिक, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक
SN2 अभिक्रिया दर्शाते हैं, अभिक्रिया दर्शाते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया, फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया में हमने विलायक क्या लिया था, बताओगे जरा? फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया में मैंने विलायक क्या लिया था, बताना जरा। फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया में मैंने विलायक क्या लिया था, बताना जरा। फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया में मैंने विलायक क्या लिया था, एसीटोन। हाँ, एसीटोन। और एसीटोन क्या है, CCl4 लिया था क्या? विलायक 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 एसीटोन लिया था। और एसीटोन एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ध्रुवीय अप्रोटिक होता है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा था ना कि यार फिनकेल्स्टीन SN2 अभिक्रिया है। ठीक है, और NaI, NaI। अच्छा मुझे बताओ, NaI एक आयनिक यौगिक है या सहसंयोजक यौगिक है? अभी बताता हूं फिनकेल्स्टीन SN2 क्या हुआ। NaI आयनिक यौगिक है या सहसंयोजक? सोडियम धातु है, आयोडीन अधातु, तो धातु पर धनावेश, अधातु पर ऋणावेश। तो क्या यहां पर I- है, प्रबल है? क्या है? प्रबल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 मैकेनिज्म, तो यहां पे प्रबल है, SN2 होगा। एसीटोन इसके लिए इस्तेमाल होता है, तो सारा का सारा SN2 वाला सीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखवाया था वहां पर। ओके, तो ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक SN2 अभिक्रिया दर्शाते हैं, जैसे कि उदाहरण एसीटोन, ठीक है, DMSO, DMF आदि। इसका जानने के लिए GOC से संपर्क करें। ठीक, क्लियर हो गया मामला? इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे देखो, अगला टॉपिक ये खत्म। अब देखो इसमें दूसरी बात, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कहती है इसकी? स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो त्रिविम रसायन। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कहती है इसकी? आइए बात करें। त्रिविम रसायन, समावयवता वाले सीन में क्या होता है यहां पर? देखो भाई साहब, नाभिक इसने ना पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है, तो विन्यास बदल जाता है, विन्यास पलट जाता है, बदल जाएगा, विन्यास का प्रतिपन हो जाएगा। हाँ जी, चूंकि SN2 क्रियाविधि में न्यूक्लियोफाइल पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है, तो करता है जिससे किरेल कार्बन परमाणु के विन्यास में प्रतिपन, विन्यास में परिवर्तन आ जाता है, विन्यास में परिवर्तन, अरे यार विन्यास में परिवर्तन आ जाता है। हाँ, अपोजिट हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसी घटना को आज मैंने खाना नहीं खाया ना, इसलिए भूख लग रही है, तो इसलिए गलतियां हो ज्यादा हो रही है। ठीक है, इसी घटना को वाल्डन प्रतिपन कहते हैं, वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। ओके भाई, SN2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड अटैक करने से क्या होगा? अगर कायरल कार्बन है बेटा, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, तो मैं विन्यास का प्रतिपन हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण देके समझाता हूं, उदाहरण देके समझाता हूं। हाँ जी, उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए बेटा, यहां पर ये है CH3, यहां पर है H, यहां पर है Cl, यहां पर है C2H5। ठीक है, ओके। अब अगर सपोज करो यहां पर मैंने क्या करवाया, NaI के साथ अभिक्रिया करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन,
तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, पहले तो इस एल्किल हैलाइड की डिग्री बताओ आप दोस्तों। सबसे पहले मुझे ये बताओ, पहली बात तो क्या ये एल्किल हैलाइड है, मानते हो आप सब? सर ये एल्किल हैलाइड है क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप से कार्बन जुड़ रहा है और खुशकिस्मत इसकी ऐसी कि ये किरेल है। ओके, अच्छा, एल्किल हैलाइड के ऊपर सोडियम आयोडाइड का योग एसीटोन की प्रेजेंस में फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया जो कि SN2 की निशानी है। पहली बात तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एसीटोन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। Na+I-, प्रबल नाभिक इस नहीं है, प्रबल न्यूक्लियोफाइल है, तो भाई साहब SN2 होगी। और SN2 में क्या होगा, आगे से Cl- निकलेगा और बैक साइड से I- आगे जुड़ेगा। डन डना डन डन होगा जी गुरुजी, बिल्कुल होगा। ओके, तो यहां पे CH3 ऊपर वाला, नीचे वाला जहां का जहां Cl निकल गया, ठीक है, हमें उसको मतलब नहीं है, हमें देखना है कि H इधर आ जाएगा, I इधर आ जाएगा। तो दोस्तों क्या ये कर सकते हैं? हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें इसका विन्यास क्या है, उसका विन्यास क्या है? RS विन्यास, त्रिविम रसायन, आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, काम आ रही है? ओके, तो यहां पे RS विन्यास बताओ। इस कार्बन का विन्यास क्या है? CIP रूल, उस कार्बन का, भाई सबसे पहले वरीयता किसको देते हैं RS विन्यास में? ये किरेल कार्बन है, इधर गया कार्बन, इधर गया कार्बन, इधर गया हाइड्रोजन, इधर गया क्लोरीन, 1 नंबर की वरीयता इसकी। फिर 2 नंबर पर ये आ जाएगा, फिर 3 नंबर पर ये, 4 नंबर पर ये। तो 1 2 3 4, ये 1 नंबर की वरीयता, ये 2 नंबर की वरीयता, 3 नंबर वाली वरीयता, चौथा वरीय समूह यहां पर आया क्षैतिज रेखा पर। क्षैतिज रेखा पर 1 2 3 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्षैतिज पर है, घड़ी की दिशा S विन्यास, इसका विन्यास आया S। क्या आया? S S S S S। ठीक है, इधर देखो 1 2 3 4, तो X से चले 2, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया? R। क्या विन्यास बदल गया? पहले S था, बाद में R हो गया। विन्यास में प्रतिपन्न की यह घटना ही क्या कहलाती है? वाल्डन प्रतिपन्न कहलाती है। ठीक है, ओके, यहां पर होगा प्रतिपन्न, प्रतिपन्न, इसमें क्या हो गया? प्रतिपन्न हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, पहले S था, अभिक्रिया के दौरान बदल करके R हो गया। समझ में आया? तो अब देखो तुम्हारे कितनी काम आ रही है IUPAC, कितनी काम आ रही तुम्हारे आइसोमेरिज्म, कितनी काम आ रही तुम्हारे GOC। उन चीजों की वैल्यू समझो, जो नहीं पढ़ रहे हैं बेटा पढ़ो उन चीजों को, बहुत काम के हो, आपके कहीं भी घुस के आ जाते हो। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी ये कहती है। अब लास्ट पॉइंट इसमें क्या है? इसका ग्राफ, ग्राफ, ग्राफ दोस्तों, ग्राफ, लास्ट पॉइंट ग्राफ। हाँ जी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। डायग्राम, हाँ जी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहां पे कोई इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। डायरेक्ट क्या बनता है? संक्रमण अवस्था बनती है, प्रोडक्ट बन जाता है, क्रियाकारक, संक्रमण अवस्था, देन उत्पाद, बस इतना सा है। यहां पर ये एनर्जी है, इधर है रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति या अभिक्रिया का पथ, अभिक्रिया का पथ। ठीक है, ओके, तो यहां पर था आपका एल्किल हैलाइड, उस पर अटैक करना था नाभिक स्नेही को। अच्छा, थोड़ा इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं क्योंकि यहां पे संक्रमण अवस्था बता दूंगा। यहां पे था ये कार्बन हैलाइड वाला, ठीक है, और यहां पे नाभिक स्नेही अटैक करने के लिए बैठा हुआ था, ये तो क्रियाकारक। फिर यहां पर क्या हो गया भैया? हेलोजन अलग हो गया, नाभिक स्नेही जुड़ गया, ये निकल गया। यहां पे संक्रमण अवस्था बनेगी। संक्रमण अवस्था में क्या कि न्यूक्लियोफाइल पश्च दिशा से आएगा, यहां पे कार्बन के 3 बंध वास्तविक, ये एक टूट रहा है, इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, ओके, ये है आपके संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। ओके, और फिर फाइनली यहां पे उत्पाद बन जाएगा। समझ में आया क्या?
क्लियर हो गया क्या आप सभी को? ठीक है, हाँ आपकी छुट्टी, जाओ। ठीक, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छे से एक बार देख लो भाई, फटाफट से SN2 देख लो। ठीक है, SN1 देख लिया हमने, SN2 आज SN2 ही देखा। ठीक, ओके। तो SN2 में क्या होता है? बैक साइड अटैक होता है, संक्रमण अवस्था बनती है, एक ही पद में अभिक्रिया होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन में बैक साइड अटैक है, संक्रमण अवस्था बनती है, अभिक्रिया की दर धीमे पद के ऊपर डिपेंड करती है, धीमा पद यही है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, आणविकता 2, त्रिविम बाधा जितनी ज्यादा अभिक्रिया का वेग उतना कम। SN2 में प्रतिक्रियाशीलता क्रम ये देख लिया। 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव चार्ज होता है, स्टेबलाइज करने वाले समूह हो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक, ओके। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, विलायक पोलर अप्रोटिक होना चाहिए, DMSO, एसीटोन, DMF वगैरह वगैरह पढ़ा रखा है। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री वोल्डन इन्वर्जन देखने को मिलता है। एम्बिडेंट लिगेंड बेटा पढ़ा रखा है, शिवम राजवंशी एम्बिडेंट लिगेंड बता रखा है, GOC उठा के देख। उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक नाभिक इसने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, ओके, ये ग्राफ डन। तो SN1 SN2 खत्म। अगले लेक्चर में इसके बहुत सिंपल से उदाहरण है वो देखने। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, जय हिंद।